नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह राठौड़ फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने एमवीएसआई की क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। उसमें पिछले वीडियो के अंदर अपन ने 10 क्वेश्चन कर रखे थे। आज अपन 11वें क्वेश्चन से 11वें क्वेश्चन के आगे करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देंगे, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को करते जाइए साथ साथ, और वीडियो को पॉज करें, वीडियो का जो लाइव चैट होती है उसके अंदर रिप्लाई करें, और फिर लास्ट में बताएं कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और आज के इस सेशन के अंदर ऑटोमोबाइल के ज्यादा पार्ट लेके आया हूँ, ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो 11वें नंबर पे है, जो आपका कौन सा है, बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ये कौन सा है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन साइकिल। सारे पढ़ लेना, रेफ्रिजरेशन साइकिल एक बार के लिए सारे पढ़ के जाना है। ठीक है, हो सकता है कहीं से भी पूछ ले, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको पढ़ के जाना है। तो बेल कॉलमैन जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है दोस्तों, उसके बारे में मैं दो तीन चीजें बता देता हूं आपको, दो तीन चीजें बता देता हूं। तो इसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल। रिवर्स अलग नाम है, रिवर्स्ड ब्रेटन ब्रेटन साइकिल। इसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है रिवर्स ब्रेटन साइकिल। आगे बात समझ में दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। अच्छा, इसके अंदर इसका ये नाम है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, या एफिशिएंसी नहीं होगी, इसकी सीओपी होगी दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर इफिशियंसी नहीं होती है, इसके अंदर क्या होती है आपकी सीओपी। क्या होती है दोस्तों, सीओपी। और सीओपी कितनी होगी दोस्तों, सीओपी होगी दोस्तों इसकी 1 अपॉन आरपी गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये क्या है दोस्तों, इसकी सीओपी है। क्या है, सीओपी है। अब जब आरपी को बढ़ाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, आरपी को बढ़ाते हैं, तो सीओपी क्या होती है दोस्तों, आपकी घटती है। सीओपी क्या होती है दोस्तों, आपकी घटती है। आगे बात समझिए, सीओपी क्या होती है, इसकी घटती है। आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो। आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो। इसका पीवी और टीएस डायग्राम भी याद रखना है आपको, पीवी और टीएस डायग्राम दोनों इसको याद रखने। पीवी, ठीक है, इधर ही बना देता हूं मैं टीएस भी। ये आ गया पीवी और टीएस डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जब आरपी बढ़ाओगे, प्रेशर रेशियो, दाब अनुपात जब बढ़ाओगे तो सीओपी क्या होती है, घटती है। ठीक है, सीओपी क्या होती है आपकी, सीओपी क्या होती है दोस्तों, घटती है। सीओपी क्या होती है दोस्तों, घटती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसका यूज कहां किया जाता है, यूज कहां किया जाता है, ये यूज में किया जाता है दोस्तों आपका एयरक्राफ्ट के अंदर। जनरली कहां यूज किया जाता है, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, यूज इन एयरक्राफ्ट, जो आपके हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनके अंदर यूज में किया जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है, जो आपका रेफ्रिजरेशन होता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन के अंदर इसका भार कम होता है। 1 टन रेफ्रिजरेशन के अंदर इसका भार क्या होता है, कम होता है। तो लो वेट लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, कारण क्या है, यूज इन ए एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसके अंदर लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। कि मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए इसकी जो भार होगा इस साइकिल का, या इस इंजन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का भार होगा, वो क्या होगा आपका, कम होगा। इसीलिए इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होती है, क्यों वो हल्का होता है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, जो काम कर रहा है,
वर्किंग फ्लूइड क्या है आपका? फ्लूइड क्या है? एयर। क्या है दोस्तों? एयर। एयर यूज करने के दो तीन फायदे हैं दोस्तों, ठीक है। एयर यूज करने के दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ये टॉक्सिक इन नेचर नहीं होती। मान लो एयरप्लेन के अंदर है और आपकी गैस लीक कर जाए तो मरमरा जाएंगे लोग। तो टॉक्सिन इन नेचर नहीं है, ये इनटॉक्सिक है, मतलब जहरीली नहीं है गैस, ठीक है। दूसरी बात है, आपके जो हवा है, आप प्लेन हवा में उड़ रहा है तो वहां पे अवेलेबल रहेगी आपकी एयर, ठीक है। दूसरा है, इसका वेट क्या होगा? हल्का होगा। वेट क्या होगा? दूसरे फ्लूइड, दूसरे तरल से क्या होती है? ये हल्की होती है, इसीलिए इसको इसके अंदर यूज में लिया जाता है। ये तीन चार पॉइंट थे इसके अंदर जो कि मैंने बता दिए, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दोस्तों कि इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कौन सा वर्किंग फ्लूइड होता है? वर्किंग फ्लूइड क्या है इसका? एयर, ठीक है दोस्तों। इसका वर्किंग फ्लूइड क्या है? एयर। चलें आगे, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियम के अनुसार, ठीक है। ठीक है, अब देखो बॉयल्स लॉ, देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ किस किस का रिलेशन देता है? बॉयल्स लॉ किस किस का रिलेशन देता है? बॉयल्स लॉ पूछा, बॉयल्स लॉ किस किस का रिलेशन देता है? आपको ये ध्यान रखना है, बॉयल्स लॉ देता है दोस्तों प्रेशर एंड वॉल्यूम का। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन बिटवीन, किसका संबंध बताता है? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, दाब, प्रेशर एंड वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। कैसे? जो आपका P1 P2 होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा V2 अपॉन V1। इसको सही तरीके से लिखना चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2। और इसको क्या लिख सकते हैं? PV इजिकल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं? PV इजिकल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। PV इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। PV इजिकल्स टू कांस्टेंट, अगर PV इजिकल्स टू कांस्टेंट है दोस्तों, PV इजिकल्स टू क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो आपको पता है ये कौन सा प्रोसेस हो गया? दिस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या है आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। क्या रहेगा? टेम्परेचर क्या रहेगा दोस्तों आपका? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है, तो ये आपको ये बताएगा PV इजिकल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। PV इजिकल्स टू क्या आता है? कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ के बाद में क्या है दोस्तों आपका? चार्ल्स लॉ। क्या है? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये सारे लॉ आपको पढ़ने हैं क्योंकि गैसेस लॉ आपका एक टॉपिक दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? गैसेस लॉ एक क्या दे रखा है? टॉपिक दे रखा है। अब ये क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बताता है आपको? चार्ल्स लॉ क्या बताता है? चार्ल्स लॉ दिखाता है दोस्तों किस किस के बीच में रिलेशन। चार्ल्स लॉ दिखाता है आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, किसके ऊपर? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मतलब कि आपका V1 V2 इजिकल्स टू T1 T2, T1 T2। आगे बात समझ में। इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा आपका क्या रहेगा दोस्तों? प्रेशर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। एक आता है आपका, एक एक आता है डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल पार्शियल प्रेशर,
डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। ठीक है, मैं इसको ऊपर से ही बता रहा हूं, इसको आपको एक बार डीप में पढ़ना है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि मान लो एक गैस, एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो गैस 1 है, गैस 2 है, गैस 3 है, गैस करके n गैस है। ठीक है, और ये ये जो सेपरेशन कर रखा है, ये जो कंपार्टमेंट बना रखे हैं, उनको आप हटा दो तो सारी गैस मिक्स हो जाएगी, सारी गैस क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब इसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, टोटल दाब, टोटल प्रेशर किसके टोटल प्रेशर मतलब P। अब ये P किसके बराबर होगा दोस्तों, P होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ गैसेज हैं उनके जो पार्शियल प्रेशर है उनके सम के बराबर होगा आपका टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। एक एक गैस का पार्शियल प्रेशर के बराबर क्या होगा आपका टोटल, इनको जब जोड़ोगे तब क्या आएगा आपका टोटल प्रेशर आएगा। ठीक है, डाल्टन। तो एक दो तीन लो और है, इसको भी एक बार पूरे ढंग से पढ़ना, मैंने ऊपर से बताया क्योंकि मेरे को पता है काफी लोगों को ये चीजें पता होगी, उनका टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ आपका ब्रेकअप हो जाए, वापस जिसने पहले पढ़ रखा हो उनको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अंदर मोल फ्रैक्शन वगैरह भी पढ़ लेना, मोल फ्रैक्शन से कैसे निकलता है, PXI PI इजिकल्स टू क्या होता है आपका XI इंटू P। तो ये पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी भी गैस का, तो ये XI कैसे निकालते हैं, तो इसको पूरा एक बार के लिए रीड करना है आपको। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। तो उसका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा सी। P1 P2 इजिकल्स टू V2 अपॉन V1। ठीक है, टेम्परेचर को क्या रखना आपको कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या रखना आपको कांस्टेंट। Polytropic index of expansion in the n equation PV की पावर n is equals to C for a constant volume process। अब मैं जो चीजें बता रहा हूं ना उसको आंख बंद करके फटाफट है ना लिख, अगर किसी को पता है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है उसको ध्यान से देखनी है ये चीजें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको कई बार घुमा देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया। तो ध्यान से देखना दोस्तों। देखो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। देखो आपको अगर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं 1-2 चीजें बता देता हूँ। पहली चीज ये पूछेंगे दोस्तों, आपका जो PV है n इजिकल्स टू C दे रखा है, PV की पावर V की पावर कितनी है n इजिकल्स टू C। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट अब P इजिकल्स टू C लिखूंगा सभी की जगह, जैसे V इजिकल्स टू C मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके लिए n का मान होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है 0। कितना होता है दोस्तों 0। अच्छा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब n का मान होता है आपका इंफिनिटी। फिर उसके बाद में जब आपका आइसोथर्मल हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस समय V का मान होता है, n का मान होता है आपका 1। और जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो उस समय n का मान होता है आपका गामा। और जब पॉलीट्रॉपिक हो, प्रोसेस हो तो उस समय जब n का मान होता है वो किसके बराबर होता है, n के ही बराबर होता है। पॉलीट्रॉपिक का अर्थ होता है इनके अलावा कोई भी प्रोसेस हो सकता है। और जो ये पॉलीट्रॉपिक का n है वो कहां से कहां होता है, 1 से बड़ा होता है और गामा से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। तो ये तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। मैं एक एडवांस और चीजें बता देता हूं, देखोगे तो ये आपका पीवी डायग्राम है। क्या है दोस्तों, पीवी डायग्राम पे अगर मान लो आपके पास 3 ग्राफ बना दिया जाए, ऐसे पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा से सही नहीं बने लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे 3 ग्राफ बना दिया जाए और एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा। ठीक है,
अब आपको बोल दें कि कौन सा ग्राफ कौन सा है, तो जो पहला वाला ऐसे दे दे 1 2 3 4 और 5वां नंबर, तो पहला नंबर कौन सा ग्राफ है, दूसरा नंबर कौन सा ग्राफ है, तीसरा नंबर कौन सा ग्राफ है, चौथा नंबर कौन सा ग्राफ है, 5वां नंबर कौन सा ग्राफ है। और आपको ये मान लो ये 3 भी दे दे, फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कि ये पहला ग्राफ कौन सा है, दूसरा ग्राफ कौन सा है, तीसरा ग्राफ कौन सा है, और सीक्वेंस पूछ ले। आपको क्या पूछ ले, सीक्वेंस पूछ ले। तो देखोगे दोस्तों, तो पहला जो ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट कर्व है, वो दिखाता है आपका कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या आपका, प्रेशर क्या है दोस्तों, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। जो दूसरा ग्राफ है दोस्तों, वो किसका, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर तीसरा जो ग्राफ है आपका पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक। चौथा वाला एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और पांचवा वाला वो होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे बात समझ में, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये तो आपको याद रखना है। मैं इसमें एक चीज बता देता हूं, ये दो तो समझ में आ जाएंगे। ये देखो, ये तो प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन रहेगी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन रहेगी, ये तो आ जाएगा समझ में। बट दोस्तों इन तीन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो एक काम करना, अपना अंगूठा रखना, अंगूठा रखने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले जो कर्व कटेगा, इन तीनों की बात करें, जो सबसे पहले कर्व कटेगा वो हमेशा आइसोथर्मल का होगा, फिर आपका पॉलीट्रॉपिक का होगा, फिर आपका एडियाबेटिक का होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और देखते हैं कि मान लो ये आपका पीवी डायग्राम है। क्या है दोस्तों, पीवी डायग्राम है। अब इस बार मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब कौन सा है, 1 2 3। अब कौन सा है, वही अंगूठा रखा, पहला कौन सा, आइसोथर्मल, दूसरा कौन सा, पॉलीट्रॉपिक, तीसरा कौन सा, एडियाबेटिक। कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा, क्लॉकवाइज। ये क्या आ गया आपका, T इक्वल्स टू C, ये आ गया PV की पावर n, और ये आ गया PV की पावर गामा इक्वल्स टू C। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, इसको इसी में लिख लेते हैं, PV इक्वल्स टू C। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ किसका है। ग्राफ दे देगा और आपको पूछ लेगा कौन सा ग्राफ कौन सा है। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अरे यार ये प्लस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी। चलिए आगे चलते हैं। In a reversible adiabatic process, heat added is equal to, heat added is equal to, adiabatic process के अंदर heat हमेशा क्या रहती है, जीरो होती है। क्या होती है दोस्तों, हीट हमेशा क्या रहती है, आपको जीरो होती है। एक बार के लिए जितने भी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक, इनके वर्क डन और इनके आपके हीट एडिशन, सारे के सारे आपको लिखने हैं। क्या करने हैं, सारे के सारे एक बार के लिए लिखने हैं। आगे बात समझ में, चलिए ये तो हो गया आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हीट एडिशन कितना होता है, जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का अर्थ ये होता है नो हीट इंटरेक्शन, नो हीट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन आपका हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, ऊष्मा का कोई भी लेन देन नहीं होगा, वही है क्या है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आ गया है ऑटोमोबाइल का, ये एमवीएसआई 2013 के अंदर आ रखा था, तो इसको अपन देखते हैं। इसके अंदर दो तीन जो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये कैम्बर, कैस्टर, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, ये तीन चीजें आ रही है इसके अंदर, तीनों के बारे में बता देता हूँ। ये एक एंगल और आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल।
इन तीनों चारों की चीजों के बारे में अपन देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, डायग्राम से समझाऊंगा मैं। अपन कैसे देख रहे हैं, फ्रंट से। कहां से देख रहे हैं आप, फ्रंट, गाड़ी कैसे देख रहे हैं, फ्रंट में, ऐसे गाड़ी है, यहां से देख रहे हो आप, ठीक है, फ्रंट से देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको देखना चलेंगे, पहले किसको समझना, किसको देखेंगे, कैम्बर एंगल को। ठीक है, कैम्बर एंगल, आगे बात समझ में, कैम्बर एंगल को। ये मान लो आपका, अरे यार, ये आपका टायर है, ठीक है, टायर है। अब ये टायर क्या हो रहा है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ग्राउंड है। सामने से देख रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं दोस्तों, सामने से देख रहे हैं। ये तो आपका टायर था, और ये टायर की क्या है दोस्तों, कुछ एक्चुअल पोजीशन इस तरीके से। ठीक है, फ्रंट से देख रहे हैं अपन, किससे देख रहे हैं दोस्तों, फ्रंट से देख रहे हैं, ये चीजें किससे देख रहे हैं, फ्रंट से। तो ये तो आपका एक्चुअल टायर है, इसको मैं डॉटेड से, अच्छा है कि मैं इसको ऐसे कर दूं। ये आपकी क्या है, एक्चुअल पोजीशन है टायर की। ठीक है, तो यहां से क्या डाला गया, एक, यहां से क्या डाला गया दोस्तों, यहां से डाला गया एक आपका नॉर्मल। ठीक है, यहां से क्या डाला गया, एक नॉर्मल। और यहां से भी एक नॉर्मल लेके जाया गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल निकलता है ना, ये वाला एंगल, यही आपका क्या है, कैम्बर एंगल। यही क्या है आपका, कैम्बर एंगल है। गाड़ी के जो पहिए हैं वो सीधे ना होके बाहर की तरफ झुका हुआ है, ये किधर झुका हुआ है, दो पहिए हैं, दो पहिए आगे से देख रहे हो आप, ठीक है ना, आगे से देख रहे हो। तो ये जो ये वाला पहिया है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पहिए की बात नहीं कर रहा, इस वाले पहिए की बात कर रहा हूं। ये पहिया कैसा है, ऐसे है, कैसे है, यूं बाहर की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, बाहर की तरफ टिल्टेड है। जब ये बाहर की तरफ टिल्टेड होता है, तो जो आपका कैम्बर एंगल होता है, कैम्बर एंगल होता है, वो कैसा होता है, कैम्बर एंगल होता है पॉजिटिव। अगर कैसा हो रहा, बाहर की तरफ हो, किधर की तरफ, बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड साइड में। ठीक है, अगर ये एकदम सीधा हो, सीधा हो, तो कैम्बर एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, कैम्बर एंगल कितना हो जाएगा, 0। और कैम्बर एंगल अगर ये वाला टायर अंदर की तरफ झुक जाए, जैसे कि मैं बना देता हूं यूं, या अब इस बार अंदर की तरफ झुक जाए, इस समय जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला, ये भी क्या आपका, ये वाला कैसा है, ये भी क्या है, कैम्बर एंगल है। और कैम्बर एंगल ये कैसा होगा आपका, नेगेटिव। तो कैम्बर एंगल क्या होता है कि टायर के नॉर्मल, नॉर्मल और एक्चुअल टायर के बीच की जो एक्सिस है, उनके बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, कैम्बर एंगल। और ये कितना हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये तो है ही है,
अब दूसरा जो कैम्बर एंगल के अलावा जो दूसरा है आपका, वो कौन सा है? कास्टर एंगल। अब टायर को, गाड़ी को यूं ना देख के यूं देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके आगे के दो टायर थे उनको ऐसे देख रहे हैं अपन, ये इस साइड व्यू से। किधर से? साइड व्यू अपना। ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू। वो कौन सा था? फ्रंट व्यू। कौन सा था? फ्रंट व्यू। साइड व्यू। ये आपकी मान लो रोड है, ये क्या है? रोड है। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या आ गया? टायर। और यहां से क्या निकल गई? एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, यहां से क्या निकल गई? परपेंडिकुलर। और यहां से क्या हो रहा है दोस्तों? एक लाइन और जा रही है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं स्टेयरिंग एक्सिस। क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग एक्सिस। आगे बात समझ में? कैसे बोलेंगे उसको? स्टेयरिंग एक्सिस। अब वो स्टेयरिंग एक्सिस कैसे हो सकती है? कैसे भी हो सकती है, ठीक है। स्टेयरिंग एक्सिस, यहाँ पे क्या है आपका? स्टेयरिंग है ये क्या आपका? स्टेयरिंग है। अब इन दोनों के बीच के जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसी को क्या बोलेंगे अपन? कैस्टर एंगल। क्या बोलेंगे? कैस्टर एंगल। बात समझ में आ गई? इसे क्या बोलेंगे? कैस्टर। अगर ये इधर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा आपका? पॉजिटिव। यहाँ पे आ गई तो जीरो, आगे हो गई तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अब देखो, एक एंगल और बच गया, जो कि आपका, इसी में समझा देता हूँ आपका, बेटर रहेगा। ये मिटेगी चीज नहीं आ रही, ये वाली। चलो मैं आगे आगे वाले में बनाता हूँ, ठीक है, आगे बना देता हूँ। मान लो ये आपका टायर है, ये आपकी ग्राउंड आ गई, ठीक है। ये ग्राउंड आ गई, और इसके ऊपर क्या है आपका? टायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये टायर है। और यहाँ से आप एक नॉर्मल डाल दो, ये एक नॉर्मल आ गया। और यहाँ से नॉर्मल डाल दो, और यहाँ से, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका? कैम्बर, कैम्बर एंगल। और इधर ही क्या होती है? एक स्टेयरिंग होती है आपकी। क्या होती है? स्टेयरिंग एक्सिस होती है, ठीक है, स्टेयरिंग एक्सिस। या क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अपन स्टेयरिंग एंगल इंक्लिनेशन। क्या होता है? स्टेयरिंग एंगल इंक्लिनेशन, जो स्टेयरिंग एक्सिस और इस नॉर्मल के बीच में बनती है यहाँ पे, ये वाली। देखो, ये मान लो आपकी स्टेयरिंग एक्सिस है, ये क्या आपकी? स्टेयरिंग एक्सिस है। उसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? स्टेयरिंग एक्सिस। क्या बोलेंगे? स्टेयरिंग एक्सिस। ये क्या है आपकी? स्टेयरिंग एक्सिस। तो ये कौन सा आ गया? ये आ गया आपका कैम्बर। ये कौन सा आ गया? कैम्बर, ठीक है ना। ये कौन सा आ गया? कैम्बर एंगल। ये जो आ गया, ये उसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेयरिंग। स्टेयरिंग, यहाँ पे आपकी स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग का है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं बनी है, ये स्टेयरिंग है आपकी, ठीक है। स्टेयरिंग, इसे बोलते हैं स्टेयरिंग एक्सल, एक्सल इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग एक्सल इंक्लिनेशन। इसका एक और नाम है किंग पिन इंक्लिनेशन, ठीक है। और ये जो टोटल एंगल होगा, ये जो टोटल एंगल होगा, ये वाला टोटल एंगल, ये है आपका इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल,
ये क्या है दोस्तों? इंक्लूडेड एंगल। बात समझ में आ गई? ये क्या है? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड एंगल किसका हो गया? कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल, कैम्बर एंगल एंड आपका स्टीयरिंग एक्सल इंक्लिनेशन के, इन दोनों के सम के बराबर क्या होता है? आपका इंक्लूडेड एंगल। देख लो, ठीक है। कैम्बर एंगल और स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन या एक्सल इंक्लिनेशन वो क्या होता है? आपका इंक्लूडेड एंगल होता है। ये 3-4 जो नाम थे सबको मैंने डिफाइन कर दिया। आगे 1-2 एंगल और आते हैं, वो अपन जब आगे करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब मैं उसको समझाता हूँ। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एमवीएसआई का एक और क्वेश्चन है। इफ द इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ ए इंक्लूडेड एंगल इज लोकेशन अबाउ द रोड सरफेस, द टेंडेंसी ऑफ द फ्रंट व्हील विल बी, कैसे होगी? टो इन टो आउट, क्या होता है? मूव स्ट्रेट और बिकम अनस्टेबल। बताओ, अगर इंक्लूडेड एंगल का जो लाइन ऑफ जो इंक्लूडेड एंगल की जो वो होगा, क्या कहते हैं? रोड सरफेस के ऊपर है, नीचे है, या रोड सरफेस के ऊपर है, तब उस समय क्या होगा? चलो पहले ये टो इन टो आउट के बारे में देखते हैं। ये टो इन टो आउट कैसी होती है? देखो, टो इन का आउट होता है, जैसे अगर अपन फ्रंट में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपन? फ्रंट से देख रहे हैं। फ्रंट से देखने के कारण अगर ये व्हील सीधे हैं, व्हील क्या है? देखो इधर, क्या देखो, ये व्हील कैसे हैं? सीधे। अगर ये व्हील ऐसे हो जाते हैं, यूं यूं, ये हो गया आपका टो इन, और ये व्हील ऐसे हो जाते हैं, ये हो गया आपका टो आउट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टो आउट। अभी बताया था इंक्लूडेड एंगल, क्या बताया था? इंक्लूडेड एंगल। अगर इंक्लूडेड एंगल की एक्सिस, इंक्लूडेड एंगल की जो जो कहते हैं इंटरेक्शन, क्या बोलते हैं? जो इंक्लूडेड एंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या बोल सकेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ग्राउंड से ऊपर है, किससे? ग्राउंड से ऊपर है, अबव द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। इंक्लूडेड एंगल का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब काटना, ठीक है ना। मान लो कि ये आपका एंगल है, वो ग्राउंड के ऊपर ही कट कर रहा है, अबव द ग्राउंड कट कर रहा है, तो उस समय जो आपका व्हील की जो कंडीशन होगी, वो होगी आपके टो इन की। टो इन। अब टो इन टो आउट समझ गया? इन का अर्थ होता है अंदर की तरफ झुके हुए रहेंगे। टायर कैसे रहेंगे? अंदर की तरफ झुके हुए रहेंगे। अगर सपोज करो ऑन द रोड सरफेस, अबव हो गया, बिलो दे देते हैं, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या हो या रोड सरफेस से क्या हो, नीचे कट कर रहा हो, तब क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होता है? कट करना। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है कट करना। बिलो द ग्राउंड हो तो वो होता है आपका टो आउट, और ऑन द ग्राउंड हो, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड हो तो वो चीज होगी आपकी स्ट्रेट, क्या होगी? स्ट्रेट पोजीशन के अंदर रहेंगे। किसके अंदर रहेंगे? स्ट्रेट पोजीशन, ठीक है। क्या देंगे? स्ट्रेट पोजीशन के अंदर। और इस स्ट्रेट पोजीशन को एक नाम नया, एक और नाम देते हैं इस स्ट्रेट पोजीशन को, एक नाम नया और देते हैं, उसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग। सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग, सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग। जगह नहीं बची, सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग। बात समझ में आ गई? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके क्या है? क्या बोल रहा है ये? इंक्लूडेड एंगल इज ए लोकेटेड बिलो या अबव, सॉरी अबव दे रखा है, अबव। अबव का अर्थ क्या हो जाएगा इसका? टो इन। क्या हो जाएगा दोस्तों? टो इन। आगे बात समझ में? तो अच्छा, द वेल्डिंग डिस्क, द डिस्क विल कंसिस्ट ऑफ ए रिम एंड ए स्टील डिस्क। ठीक है, कैसे किया जाता है? मतलब कि जो आपकी डिस्क है और रिम है, उनको जब जोड़ा जाता है तो दो तरीके से जोड़ा जाता है, या तो उसको रिवेटेड किया जाता है या वेल्डिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? या तो रिवेटेड या क्या किया जाता है? वेल्डिंग किया जाता है। आगे बात समझ में? डिस्क और रिम को जोड़ते हैं, तब डिस्क और रिम को जोड़ते हैं, ये आपकी रिम होगी इस तरह से, ठीक है, और ये आपकी होती है इस तरह से रिम, ठीक है। ये तो आगे आपकी
ये आ गई आपकी डिस्क, ये आ गई आपकी रिम, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है आपका, यहाँ पे क्या कर रहा है, जॉइंट है, ये क्या है आपका जॉइंट है, और ये जॉइंट है वो किससे किया जाता है, वेल्डिंग से, किससे, वेल्डिंग से या रिवीटेड से। रिवीटेड का अर्थ समझते होंगे आप, बताने की जरूरत नहीं है, वेल्डिंग तो समझते ही हो, और रिवीटेड है, आगे बात समझ में, रिवीटेड। इसके अंदर इसका फंक्शन वंक्शन पढ़ लेना, ठीक है ना, इसका फंक्शन वंक्शन पढ़ लेना, क्या चीज होती है, रिंग कैसे काम करती है, डिस्क कैसे काम करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते, आगे देखो, बियरिंग spokes inclined to the front of the wire wheel। अब इसके अंदर देखो क्या चीज होती है, अगर दो तीन चीजें ध्यान रखोगे आप, मैं इसमें बता रहा हूं आपका, व्हील के अंदर अगर व्हील फॉरवर्ड जो आपके व्हील है, व्हील में स्पोक्स ताड़ियां, ये आपका व्हील मान लो, चलो इसको मैं वहीं बनाता हूँ आगे पेज पे, ये छोटा सा ही बनाते हैं, ये आपकी ताड़ी है, ये आपका हब है, ठीक है, ये क्या आ गया, हब आ गया। अब ये हब में जो आपकी ताड़ियां हैं, क्या ताड़ियां, वो कैसे झुकी हुई है, आगे की तरफ झुकी हुई है, अगर दोस्तों कैसे झुकी हुई है, आगे की तरफ झुकी हुई है, फॉरवर्ड स्लोप में, कैसे है, देखो यूं, देख रहे हो, अरे यूं फॉरवर्ड स्लोप के अंदर है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लोप के अंदर है, आगे की तरफ झुक रही है, ये यूं चल रहा है ना, यूं चल रहा है, अरे ये टायर कैसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तब ये फॉरवर्ड स्लोपिंग है, कैसा है दोस्तों, फॉरवर्ड स्लोप में, फॉरवर्ड स्लोप है, किसा है, फॉरवर्ड स्लोप, तो फॉरवर्ड स्लोप में ये कौन सा चीज पास करेगी या किसके लिए बनाई जाती है, ये फॉरवर्ड के अंदर, ये तब की जाती है जब ये कैसा हो, ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाइड कर रहे हो, अपन क्या कर रहे हो, ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, आगे बात समझ में, फॉरवर्ड स्लोप में हो। दूसरा देखोगे, अगर बैकवर्ड स्लोप के अंदर हो, ताड़ियां कैसी हो दोस्तों, बैकवर्ड स्लोप में हो, जल्दी से देखते जाओ, ये एक व्हील आ गया, और इसके अंदर एक ये हब आ गया, ये क्या आ गया इसका हब, ये हब आ गया, अब इसके अंदर क्या लगा रहे हैं अपन, ताड़ियां, जो कि कैसे बैकवर्ड के अंदर है, ठीक है, बैकवर्ड में, ठीक है, तो अब इस बार कैसी है, बैकवर्ड, बैकवर्ड स्लोप, बैकवर्ड स्लोप क्या करता है, बैकवर्ड स्लोप करता है आपका ड्राइविंग टॉर्क के लिए, किसका, ड्राइविंग टॉर्क में मजबूती दिलाता है, ड्राइविंग टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क। अगर ये तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा, अगर मान लो इस तरह से डायग्राम बना हुआ हो, या इस तरह से डायग्राम बना हुआ हो, ये इस प्रकार की ताड़ियां होती है, ये इस प्रकार की जो ताड़ियां होती है, जो स्पोक्स होती है, वो प्रोवाइड करवाती है आपको स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मजबूती, क्या प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो आपका जो दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, जो आपका बियरिंग स्पोक्स है इंक्लाइंड टू द फ्रंट, आगे की तरफ है, तो ये क्या आएगी, ब्रेकिंग टॉर्क, कैसा आएगा दोस्तों, ब्रेकिंग टॉर्क, आगे की तरफ झुका हुआ, आगे बात समझ, आगे देखो, इफ द एयर फ्यूल, if the air fuel mixture, if the air fuel mixture in a spark ignition engine is too rich, then the air fuel ratio is about, देखो आपका ऑटोमोबाइल के और आपको आईसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, अगर ऑटोमोबाइल और आईसी के ऊपर फोकस करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, बेसिक वगैरह तो सब करके जाएंगे, ध्यान रखना आईसी और ऑटोमोबाइल जो करके गया ना, वही उसके चार चांद लग जाएंगे, ध्यान रखना, उसको काफी आगे निकल जाएगा, क्योंकि
आईसी इंजन भी कई लोगों को नहीं आता है, आईसी इंजन भी कई लोगों को नहीं आता है। तो आप ध्यान रखोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादा फोकस फोटो इसके ऊपर करना है। चलो एक बार इसके लिए क्वेश्चन करो आप, क्या है आपका ये क्वेश्चन फटाफट। देखो केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है आपका, एकदम सही तरीके केमिकली करेक्ट मिक्सचर वो होता है आपका 15:1, 15:1। आगे बात समझ में, ये क्या पूछ रहा है, एयर और फ्यूल, ये एयर फ्यूल रेशियो बता रहा हूँ मैं। एयर की क्वांटिटी कितनी 15 और इसकी कितनी 1, मतलब फ्यूल तो 1 kg और आपकी एयर कितनी 15 kg। कारण क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए एयर की जरूरत पड़ेगी आपने, और कितनी जरूरत पड़ेगी 15 गुना, कितनी 15। अगर सही तरीके से जलना है उसको, सही तरीके से जलना है तो उसको 15 गुना आपको एयर देने की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में, अगर आपका मिक्सचर कैसा कर रहे हो, रिच, कैसा रिच, रिच मतलब आपका फ्यूल कंटेंट क्या है ज्यादा है, रिच मिक्सचर है, ठीक है, रिच मिक्सचर है, ये आ जाता है आपका 10:1, 10:1, ठीक है। और लीन मिक्सचर, लीन मिक्सचर ये आ जाता है दोस्तों आपका 17:1, कितना आ जाता है 17:1। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका मिक्सचर का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, टू रिच, रिच में कैसा आ जाएगा 10:1। बात समझ में आ गई, 10:1। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर करके दिखाओगे, कमेंट करके बॉक्स के अंदर करके दिखाओगे। डिटोनेशन होने के लिए, डिटोनेशन रोकने के लिए आपको रिच मिक्सचर देना चाहिए या लीन मिक्सचर देना चाहिए। आगे बात समझ में, डेटोनेशन या नॉकिंग रोकने के लिए एसआई इंजन के अंदर रिच मिक्सचर होना चाहिए या लीन मिक्सचर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, कितने करते हैं देखते हैं। सबसे ज्यादा आपको एयर फ्यूल मिक्सचर की अरेंज ऑर्डर लिखना है, कोल्ड स्टार्टिंग वगैरह के अंदर, फिर उसके बाद में जैसे आइडलिंग कंडीशन के अंदर, और मैक्सिमम पावर लिख लो कौन कौन से हैं, अरेंज करना है आपको। सबसे पहले कोल्ड स्टार्टिंग, फिर आइडलिंग, फिर उसके बाद में मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद में क्रूजिंग। कौन सा क्रूजिंग, ये 4 है। इसके अंदर किसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें कम होता है, आपको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है। देखते हैं कितना। और ये तो आपका रिच मिक्सर के अंदर। अगर मैं एक दो क्वेश्चन और पूछूं तो आपको ये देना है कि फ्लाईव्हील सबसे बड़ा किसमें होता है, ऐसा है उसके अंदर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के अंदर, ठीक है, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक में। और 2 स्ट्रोक में भी सीआई में ज्यादा होता है या एसआई में, और 4 स्ट्रोक में सीआई में ज्यादा होता है एसआई में। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं कौन करता है। एक बार के लिए वापस सुनोगे, क्या है कि आपको फ्लाई व्हील का साइज पता लगाना है, साइज सबसे बड़ा किसमें होता है। 2 स्ट्रोक के 2 इंजन होंगे एसआई और सीआई, और 4 स्ट्रोक के 2 इंजन होंगे एसआई और सीआई। 4 इंजन हो गए, ठीक है, 2 स्ट्रोक के 2 और 4 स्ट्रोक के 2। इनमें से आपको अरेंज करना है सबसे बड़ा किसमें होता है, और ये इंजन कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए कल देखते हैं कौन करके लाता है, ठीक है। तो ये आपका 17 क्वेश्चन हो गया। फिर आगे चलते हैं, द प्रॉब्लम कॉज बाय द व्हील इनबैलेंस, किसके कारण होता है, इसके कारण क्या होगा, जब आप इनबैलेंस व्हील होते हैं इसके कारण क्या होगा, आपके स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनइवन वियर टायर, टायर के अंदर क्या होगा, अनइवन वियर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये आपको इसलिए पढ़ा है, ये क्वेश्चन इसलिए आया है दोस्तों, आपके अंदर व्हील के अंदर दे रखा है आपका क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में बता रखा है, तो उसको आपको पढ़ना है। अच्छा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन द बैटरी, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका हाइड्रोमीटर। क्या होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है हाइड्रोमीटर, क्या होता है हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है इंस्ट्रूमेंट इज
विच मेजर क्या मेजर करता है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या मेजर करता है? रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है। विच मेजर रिलेटिव डेंसिटी। विच मेजर रिलेटिव डेंसिटी। बात समझ में आ गई? विच मेजर रिलेटिव। तो ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करेगा। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं अपन? स्पेसिफिक। अच्छा, किस प्रिंसिपल के ऊपर? बायोन्सी फोर्स के। किस प्रिंसिपल के ऊपर? बायोन्सी के ऊपर मेजर करता है। और ये भी और लिख लो, किसके ऊपर मेजर करता है? ये किसके ऊपर? बायोन्सी के ऊपर। ठीक है, किस प्रिंसिपल के ऊपर? बायोन्सी। बायोन्सी तो जानते होंगे ना, बायोन्सी। बायोन्सी, ठीक है, बायोन्सी के ऊपर मेजर। चलिए आगे। तो आगे क्या है? हाँ, द एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, ऑफ द टायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। क्या होता है रेशियो? ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो आपका क्या है? टायर है। क्या है दोस्तों? टायर है। तो इस तरह से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी सेक्शन विड्थ। सेक्शन विड्थ, ठीक है। ये आ गई सेक्शन हाइट। अपॉन सेक्शन विड्थ, ठीक है। सेक्शन विड्थ ये होता है सेक्शन हाइट टू द सेक्शन विड्थ। ये आंसर हो गया। अच्छा, इस रेशियो का, एस्पेक्ट रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब क्या मतलब है, क्यों निकालते हैं, क्या कारण है? सिग्निफिकेंस क्या है? जब ये रेशियो हाई होता है, क्या दोस्तों? हाई होता है। हाई होगा कब होगा दोस्तों? जब इसकी हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब कि ये जो हाइट अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तभी तो ये चीज, मतलब ऊपर वाली ये वाला कब बढ़ेगा? ध्यान से सुनो, ये वाला कब बढ़ेगा? जब ये वाला बड़ा होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है टायर की क्या हो गई? हाइट ज्यादा हो गई। जब हाइट ज्यादा हो जाती है ना दोस्तों, तो उसके अंदर आपका एयर ज्यादा आती है, ठीक है। टायर के अंदर एयर ज्यादा आएगी। जब एयर ज्यादा आएगी, जो आपका कुशनिंग इफेक्ट है, जो शॉक्स आते हैं नीचे से, जैसे गड्ढे के अंदर टायर गया तो शॉक आते हैं, वो शॉक है ना, उसको बचाएगा, पैसेंजर तक के पास नहीं जाने देगा। जब पैसेंजर के पास नहीं जाने देगा, तो ये चीज कहाँ लगाने की जरूरत है? लग्जरी गाड़ी के अंदर। कहाँ पे? लग्जरीज गाड़ी के अंदर लगाने। तो आपने देखे होंगे, जो आपके ट्रक्स वगैरह, लग्जरी बसेस वगैरह होती है, उनके टायर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। उनके टायर क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो अगर हायर है आपका एस्पेक्ट रेशियो, हायर है, तब तो वो लग्जरी, उसके अंदर एयर ज्यादा आ रही है, और वो कहाँ पे यूज में लोगे आप? वो यूज में लोगे लग्जरी गाड़ी, बस के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। ट्रक्स वगैरह के अंदर यूज में लिए जाते हैं। अगर इसका अंदर छोटा हो जाए, मतलब विड्थ क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? विड्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ये विड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन विड्थ बढ़ने से क्या होगी आपकी? ये विड्थ बढ़ेगी तो ये रोड्स पे चिपके हुए रहेंगे। जब ये रोड्स पे चिपके हुए रहेंगे, तो उस समय आपकी हैंडलिंग क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो एस्पेक्ट रेशियो अगर कम है, तो इसका अर्थ क्या है? आपकी हैंडलिंग कम है। लेकिन इसके अंदर एयर कम आएगी। जब एयर कम आएगी, या जो गैसेज है वो कम आएगी, तो उस समय क्या होगा? कुशनिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। कुशनिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? उस समय कुशनिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, और वाइब्रेशन आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? वाइब्रेशन मिलेंगे। इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे जब हायर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर शॉक वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये होता है लोअर एस्पेक्ट रेशियो का सिग्निफिकेंस, और ये होता है हायर एस्पेक्ट रेशियो का सिग्निफिकेंस, ठीक है। चलिए, ये भी समझ आ दिया, लिख लेना इसको, ठीक है ना। ठीक है। व्हेन द टर्निंग ए कॉर्नर, व्हेन ए टर्निंग ए कॉर्नर, कॉर्नर पर मोड़ते वक्त, ठीक है, उस समय क्या होना चाहिए? उस समय क्या होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन है। व्हेन द टर्निंग ए कॉर्नर,
कॉर्नर के टर्निंग करते समय क्या होना चाहिए? फ्रंट व्हील आर टो आउट। फ्रंट व्हील कैसे होना चाहिए आपका? टो आउट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? फिर उसके बाद में द फ्रंट व्हील आर टर्निंग ऑन ए डिफरेंट एंगल, ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिर उसके बाद में द इनसाइड फ्रंट व्हील हैज ए ग्रेटर एंगल देन द आउटसाइड व्हील, ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ये तीनों होने। देखिए द फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर इन ए ऑटोमोबाइल इज, ये इसका क्या फंक्शन होता है दोस्तों? अल्टरनोमीटर का क्या फंक्शन होता है? देखोगे इसका फंक्शन होता है दोस्तों, इसका फंक्शन होता है कि ये जो कंटिन्यूसली जो आपकी बैटरी है उसको क्या करेगा? चार्ज करेगा। क्या करेगा? चार्ज करेगा। अल्टरनेटर का क्या काम है कि आपकी जो बैटरी है उसको क्या करेगा? चार्ज करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। टेकोमीटर, टेकोमीटर क्या काम में आता है दोस्तों? टेकोमीटर काम में आता है, ये आप कहाँ पढ़ते हो टेकोमीटर? टेकोमीटर करते हो जब आप ब्रेक पावर वगैरह मेजर करते हो, उस समय जो आपका व्हील लगाया जाता है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, तो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होती है, क्रैंक शाफ्ट किसी स्पीड से रोटेट करता है तो व्हील भी क्या करता है आपका? रोटेट करता है। उस समय आप जो व्हील की स्पीड होती है, व्हील की क्या होती है? स्पीड होती है, उसको मेजर किससे करते हो? किससे करते हो? टेकोमीटर। तो टेकोमीटर क्या काम में आता है आपका? स्पीड मेजर करने के काम में आता है। आगे बात समझ में? स्पीड मेजर के। अच्छा, इफ द एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट बिफोर द स्पार्क टेक प्लेस एट ए स्पार्क प्लग, द कंडीशन इज कॉल्ड, कैसे क्या बोलोगे इसको? उस कंडीशन को बोलेंगे प्री इग्निशन, क्योंकि प्री मतलब पहले, इग्निशन मतलब जलना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्री इग्निशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रेड पैटर्न ऑन द टायर इज दैट, कि टायर के ऊपर जो ट्रेड्स बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स वगैरह जानते होंगे, ट्रेड्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर ट्रेड पैटर्न का क्या काम होता है कि मान लो जैसे ट्रेड पैटर्न होते हैं उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं। देखो मेन तो होते हैं ग्रुप्स, क्या होते हैं दोस्तों? ट्रेड पैटर्न के, ट्रेड पैटर्न में भी बहुत सारी चीजें होती है। ट्रेड पैटर्न के अंदर होते हैं आपके ब्लॉक्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, रिब्स होती है। तो वो जो आपका ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप्स का जो मेन फंक्शन होता है कि मान लो कहीं पानी वगैरह गया, ठीक है ना, पानी वगैरह के अंदर, स्नो वगैरह के अंदर, या कहीं पे भी ऐसी दलदली इलाकों में गए, तो वो क्या होता है, उसको टायर को पैसेज देते हैं, या टायर क्या देता है उनको? पैसेज देता है कि वो अलग से निकल जाए, ठीक है, क्या अलग से निकल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो वीट कंडीशन के अंदर होता है, तो ट्रेड ग्रुप्स, ग्रुप्स लिख रखा है ना, ट्रेड ग्रुप्स एक्सपेल वाटर दैट इज ड्रॉन बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस, क्या रोड सरफेस के अंदर ये क्या करता है? जगह देता है उनको। जगह देने का कारण ये है, अगर जगह नहीं देंगे ना तो वो जाने नहीं देंगे, ठीक है ना, स्लिपिंग वगैरह हो सकती है। मान लो कोई कंकर वगैरह आ गया, ठीक है, तो जो आपकी रिब्स होती है वो एक्सपांड कर जाती है, तो आपका शॉक नहीं लगता है। इसके अंदर वाटर वगैरह आ गया तो आपने देखा होगा टायर के साथ साथ, आप जैसे पानी के अंदर गया तो थोड़ी देर आगे जाके देखोगे ना, तो वो पानी उस टायर के साथ जा रहा है, पानी उस टायर के साथ जा रहा है, तो वो ग्रुप्स में फंसा रहता है। और ये करने का ये कारण होता है कि उसको जगह दे, टायर को क्या दे? जगह दे, जाने के लिए टायर को जगह दे। बात समझ में आ गई? ठीक है। द नेगेटिव प्लेट ऑफ द लीड एसिड बैटरी, इसका नेगेटिव प्लेट क्या होना चाहिए? देखो लेड एसिड बैटरी का नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, प्लेट क्या होनी चाहिए आपकी? ये होनी चाहिए स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड। आगे बात समझ में? लेड एसिड बैटरी का, लेड एसिड बैटरी का नेगेटिव प्लेट क्या होनी चाहिए? स्पॉन्जी लेड होना चाहिए, पीबी, ठीक है, पीबी। और इसका पॉजिटिव प्लेट क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव प्लेट क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट होगा दोस्तों आपका लेड पर ऑक्साइड, PbO2। पॉजिटिव प्लेट क्या होता है? लेड पर ऑक्साइड। एक तो नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है बैटरी के अंदर। तो पॉजिटिव किससे बना होता है? स्पॉन्जी लेड से बना होता है। और ये जो नेगेटिव पार्ट किससे बना होता है? स्पॉन्जी लेड से बना होता है। और ये पॉजिटिव पार्ट लेड पर ऑक्साइड से बना हुआ होता है, ठीक है। टायर रोटेशन क्यों जरूरी होता है? ये क्वेश्चन आया था, टायर रोटेशन आपको पढ़ना है, टायर रोटेशन का सीक्वेंस पढ़ना है।
कब टायर रोटेशन किस तरीके से किया जाता है, जब इंजन आगे लगा हुआ हो। टायर रोटेशन का अर्थ मैं बता देता हूँ पहले। तो टायर रोटेशन का अर्थ क्या होता है? टायर रोटेशन का अर्थ होता है जैसे कि मान लो इंजन आगे लगा हुआ है, ठीक है, और आगे वाले व्हील के अंदर क्या होता है, एंगल्स वगैरह दे रखे हैं, तो उनका वियर ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? वियर ज्यादा होता है। तो पीछे वाले वियर जो व्हील होंगे वो आपके क्या होंगे, अभी सही कंडीशन के अंदर है। इसलिए क्या करते हैं, पीछे वाले व्हील को आगे डाल देते हैं, और जो आगे वाले व्हील थे उनको पीछे डाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं टायर रोटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? टायर रोटेशन। अब किस सीक्वेंस में करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको एक बार पढ़ना है। 4-5 सीक्वेंस है, 5 सीक्वेंस आपको पढ़नी है। जब आपका व्हील क्या, जो इंजन है वो आगे लगा हुआ है और पीछे वाले टायर चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आगे लगा हुआ है, आगे वाले व्हील चल रहे हैं, तो फ्रंट ड्राइव है। पीछे इंजन लगा हुआ है तो आगे वाले टायर चल रहे हैं, और पीछे लगा हुआ है और पीछे वाले टायर चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सीक्वेंस देखोगे तो वो 4-5 तरह के सीक्वेंस बनते हैं, और उनमें हर में सेम नहीं होता है। हर में सेम नहीं होता है। आपको उन सीक्वेंस को ध्यान रखना है। कैसे कि मान लो ये आगे वाले टायर क्रॉस में भी जाते हैं, आगे वाले ऐसे जस्ट पीछे भी चले जाते हैं, और आपके एक स्टेपनी लगी हुई होती है। जब उसका यूज करना हो या आपके एक्स्ट्रा टायर पड़ा हो, तो उस समय टायर का रोटेशन क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना। टायर का रोटेशन इसलिए करते हैं, बता दिया था, क्योंकि इक्वल वियर हो। आगे वाले तो ज्यादा हो जाते हैं, पीछे वाले इतने आपके जो वियर होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इसलिए आगे वाले को खोल के पीछे लगा देते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं उनको आगे लगा देते हैं। इसलिए क्या हो, इक्वल वियरिंग हो। तो इक्वलाइज वियर करने के लिए आते हैं। ये एमवीएसआई में 2013 में भी क्वेश्चन आया है। हो सकता है इस बार रोटेशन के का सीक्वेंस पूछ ले। क्या पूछ ले? सीक्वेंस पूछ ले। The tire of a gear, the type of a gear wheel used in a sliding mesh gear box. जो टाइप है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के अंदर कौन सा यूज करता हूँ? ये आता है आपका स्क्रू गियर। स्क्रू गियर ये यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि यार आपका स्लाइड कर रहा है। अगर कुछ एंगल पे हुआ ना, तो जो स्लाइड करने के बाद वापस उस गियर पे आने में दिक्कत आती है। इसीलिए जो ये हेलिकल है, डबल हेलिकल है, स्पाइरल गियर है, ये यूज में नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कॉन्टेक्ट मैश गियर है, उसके अंदर आपका ये एंगल जो होते हैं हेलिकल गियर वगैरह यूज में ले सकते हो, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट मैश में उनके अंदर कोई भी स्लाइडिंग नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, स्लाइडिंग होती है। स्लाइडिंग होने के कारण आपको स्क्रू गियर ही यूज में लेना चाहते हैं, क्योंकि स्क्रू गियर के अंदर जो टीथ होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं सीधे स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट से स्ट्रेट क्या हो जाएंगे, स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन कहीं एंगल पे हुआ तो एंगल पे आने पे क्या होती है, वो दिक्कत आती है। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, द रोलिंग रेजिस्टेंस इज बिटवीन ऑफ द फ्रिक्शन the rolling resistance is because of the friction between the rolling resistance of the rolling resistance is because of the friction between the किस किस के बीच में है? ये है आपके टायर एंड रोड के बीच में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। इफ ए टायर इज डेजिग्नेट एज दिस नंबर दे रखा है, देन द एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो चीजें लिखवा रहा हूँ ना उसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करना है आपको, उसके बाद में कितना है। अब देखो ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका टायर है, क्या है दोस्तों, टायर है। टायर के अंदर कुछ सीक्वेंस लिखा हुआ होगा, कुछ नाम लिखे होंगे, तो उस समय क्या चीज होती है, कैसे होती है। मान लो आपका 147 80 147 ऐसे एक लाइन आएगी आपकी ऑब्लिक सी 80, एक देगा आर, ठीक है, एक आर, ये वाला लेने से ये आर है क्या इसमें, हाँ ये आर, आर 14 कोई भी ले लो, क्या लिखेगा 1482s 82s, आगे बात समझ 1482s, ठीक है। ये होती है दोस्तों जो पहला वाला जो चीज है, फर्स्ट जो चीज लिखी हुई होती है दोस्तों, ये होती है आपकी नॉमिनल सेक्शन विड्थ। नॉमिनल सेक्शन विड्थ, नॉमिनल सेक्शन विड्थ। दूसरा क्या है आपका
दूसरा जो फिगर बता रहा है वो दिखा रहा है आपका एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, दूसरा क्या दिखा रहा है आपका एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो, अच्छा ये किसके अंदर है, विड्थ mm के अंदर है, किसके अंदर है, mm के अंदर है। बात समझ में आ गई, mm के अंदर है। जो r है वो दिखा रहा है आपका कंस्ट्रक्शन। क्या दिखा रहा है, कंस्ट्रक्शन। जैसे आपका रेडियल है, रेडियल प्लाई होता है आपका, ठीक है ना, कौन सा रेडियल प्लाई है या क्रॉस प्लाई है, ठीक है, किस तरह का प्लाई है। आगे बात समझ में। अब जो आपका आर के बाद में जो दिखा रहा है वो आपका दिखा रहा है जो आपकी रिम होती है उसका डायमीटर। किसका, रिम का डायमीटर। रिम का डायमीटर, बात समझ में आ गई, रिम का डायमीटर। ये जो दिखाता है वो दिखाता है आपका लोड इंडेक्स, लोड इंडेक्स, ठीक है। ये क्या दिखाता है आपका लोड इंडेक्स, और ये दिखाता है सिंबल ऑफ स्पीड। क्या दिखाता है, स्पीड सिंबल, ठीक है, स्पीड स्पीड सिंबल। ये आपका किसका है, टायर का है। किसका है दोस्तों, टायर का। एक दूसरी तरीके से और करते हैं टायर का, एक दूसरी तरीके से और करते हैं टायर का, जैसे कि 8.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू PR, ठीक है, इंटू PR। अब देखोगे तो ये क्या होता है, विड्थ ऑफ टायर। ये क्या चीज दिखा रहा है आपका, विड्थ ऑफ टायर फ्रॉम शोल्डर। टायर के अंदर क्या होते हैं, शोल्डर होते हैं, तो आपको कहां से कहां तक देखना है, शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर। आगे बात समझ में, शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है आपका डायामीटर ऑफ बीड होती है उसके अंदर, बीड रिम, बीड सर्किल, बीड बीड सर्किल होती है। बीड पता है ना क्या चीज होती है, बीड पता है ना, या अपन बोल सकते हैं डायामीटर ऑफ रिम, दोनों दे सकता है आपको, ठीक है, दोनों सेम से ही होती है, ठीक है। ये होती है जो आपका 10 दे रखा है, इसे बोलते हैं प्लाई रेटिंग। ये क्या आपकी प्लाई रेटिंग। आई थिंक यही क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन पिछली बार आया था MBSI के अंदर, ठीक है। जो प्लाई रेटिंग होती है 1 से 4 के अंदर क्या होती है, स्कूटर्स होते हैं आपके, उसके अंदर जो स्कूटर्स होते हैं उसके अंदर होती है, ठीक है, स्कूटर्स 4 to 6 4 to 6 होती है आपके कार्स के अंदर, और 6 to आपकी होती है 10 लाइट ट्रक्स, लाइट ट्रक्स, लाइट ट्रक्स के अंदर, और 10 to 22 वो होती है आपके हेवी ट्रक्स के अंदर, हेवी ट्रक। आगे बात समझ में, ये आपका सेकंड टाइप है टायर का। अब रिम का भी देख लो, किसका देखोगे अब, रिम का। रिम का भी कैसे होता है, डेजिग्नेशन होता है। क्या होता है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन देखोगे इसका अंदर तो इसमें 2-3 चीजें देवी होती है। किसका देख रहे हैं अपन, रिम का। रिम के अंदर देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ होता है 6.5, 6.5 मतलब कि 6.5, ठीक है, 6.5। फिर उसके बाद में ऐसा लिख रखा होगा JJ इंटू 25, JJ इंटू 25, ठीक है, 25। फिर इधर देखोगे 80, 80 कुछ भी नंबर ले लेते हैं 80, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 118, 118। ये पूरा ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है, ठीक है, 118। ये पहला वाला जो दिखाता है आपको दिखाता है रिम विड्थ, रिम विड्थ ये होता है इंच में। किसमें होता है दोस्तों, इंच में। बात समझ में आ गई, इंच में। दूसरा जो होता है ये दिखाता है फ्लेंज शेप, फ्लेंज
SHA प्लेन शेप। जे होता है, जे होता है, बी होता है। तो ये दो तीन तरह के, तीन चार तरह के क्या होते हैं, इसके शेप होते हैं। तो उसको देख लेना कैसे कैसे शेप होते हैं। फिर उसके बाद में यह जो चीज दिखाता है ये होता है आपका रिम डायामीटर। रिम डायामीटर ये होता है आपका इंच में। ये किसमें होता है, इंच में। किसमें होता है दोस्तों, इंच के अंदर होता है। ये जो चीज आती है ये आती है आपकी ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट एक होता है आपका जीरो सेट। जीरो सेट क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। एक होता है इनसेट, ठीक है, और एक होता है आउटसेट। आउटसेट इस जीरो सेट के ऊपर क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। ये ऑफसेट होते हैं तीन तरह के, जीरो सेट, इनसेट, ठीक है, और आउटसेट, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है नंबर ऑफ बोल्ट। ये क्या दिखाएगा आपका, नंबर ऑफ बोल्ट कितने कितनी जगह है बोल्ट की लगाने की, ठीक है। और ये होता है आपका सर्कुलर पिच डायमीटर। जगह नहीं है, कैसे लिखें, पिच डायमीटर लिख लूंगा, कोई दिक्कत है। पिच पिच सर्किल डायमीटर ये होता है mm में। इसमें होता है mm में। आगे बात समझ में, ये होता है आपका रिम का डेजिग्नेशन। क्या होता है, रिम का डेजिग्नेशन। ये ऑफसेट पढ़ लेना क्योंकि ऑफसेट से पिछली बार क्वेश्चन आया। आगे बात समझ में, फ्लेंज क्या होता है ये भी चीज देख लेना। द टायर ऑफ व्हील विच कैन नॉट बी यूज विथ ए ट्यूबलेस। जो आपका टायर है वो कौन सा यूज में नहीं लेते हैं, वो होता है वायर व्हील। वायर व्हील इसलिए यूज में नहीं लेते हैं, वायर व्हील क्या होता है, रिम होती है, रिम के अंदर छेद करके लगाए जाते हैं। और जब रिम के अंदर ही छेद कर दिया तो वहां से आपका हवा लीक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ट्यूबलेस टायर होते हैं वो वायर व्हील या स्पोकन व्हील के अंदर यूज में नहीं लेते। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। आज तक के लिए इतने ही क्वेश्चन बनाए थे, तब तक के लिए पूरे रिवाइज करो, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।